अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। इस वक्त हम देखें तो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन कल जो पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ उसके बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों के मामले पर इख्तलाफ नज़र आ रहा है। और पीपल्स पार्टी ने यह इशारा भी दिया है कि अगर बर वक्त इंतखाबात नहीं होते तो पीपल्स पार्टी कानूनी जो जंग है वो भी लड़ेगी। इस सारे सियासी माहौल में अगर देखें तो एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख जो है वो भी सामने आ रही है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस आएंगे और वो जो अदालतें हैं उनका और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इनकी वापसी सियासी मंजरनामे और फिर जो दो जमातें हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा में, उन पर इनकी वापसी क्या असर डालेगी, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस आशिक ऐवान साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त मुख्तलिफ इशूज़ हैं, आपके सामने भी होंगे, लेकिन अब आप देखें कि अक्टूबर नवंबर के बाद जो गुज़िश्ता साल था, अब एक बार फिर अक्टूबर की तारीख दी जा रही है कि मियाँ साहब जो हैं वो वतन वापस आएंगे। आप पंजाब में बड़े मुतहरिक हैं, बल्कि पूरे मुल्क में हम देखें तो आप मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अगर मियाँ साहब वापस आते हैं तो आप क्या समझती हैं कि इस्तेहकाम पार्टी पर पंजाब में कितना असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जो है वो शख्सियात का नहीं, आइन और कानून का मरहून मिन्नत है, और शख्सियात उस आइन के ताबे हैं, ना कि आइन उनके ताबे है। सबसे पहली बात तो ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये बदकिस्मती रही कि इदारे जो है वो इतने कमजोर रहे कि शख्सियात ने उन पे हावी हो के उनको डिक्टेट किया, और जो आइन के ताबे कानून के ताबे जिनको होना चाहिए था, उन्होंने आइन और कानून को घर की लौंडी बना के अपने ताबे रखा। ये वो तलख हकीकत है जिससे छुटकारा हासिल करना जरूरी है। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, वो चीजें जो है वो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पे बैसीत नेशन हमें ऑप्ट भी करनी है, ओन भी करनी है और इम्प्लीमेंट भी करनी है। अब जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि भाई मियाँ साहब के आने से ना आने से कोई पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर कोई भूचाल, जल्जला या कोई ऐसी सूरत हाल होगी, तो देखिए सियासी जमातों को अपनी लीडरशिप जो है, हर सियासी जमात जो है उसको एक अपना ड्राइविंग फोर्स और इंजन के तौर पे टेकअप करती है, प्रेजेंट करती है। लेकिन कोई भी लीडर या उसका जो फ्रंट फेस है, उसकी एक वैल्यू है अपनी अपनी जमात के अंदर। और डेफिनेटली जब जमातें अपने फेस वैल्यू वाले किसी लीडर को फ्रंट पे लीड नहीं करवाती या वो लीड नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली पब्लिक के अंदर ये नहीं होता कि वो उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये होता है कि वो डिसहार्ट हो जाते हैं। और वो डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन डिस्कनेक्ट होके अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो ये मोबिलाइजेशन ना हर जमात जो है वो इलेक्शन के टाइम पे करती है, ताकि वार्म अप किया जाए अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, और उनको ये रियलाइज कराया जाए कि वी आर द विनिंग फोर्स, और अगला इक़्तिदार में हमारी जमात आ रही है और वी हैव द सॉल्यूशन, और हम आपके मसाइल का तदारक करेंगे और आपके दर्द की दुआ हमारे पास है। मियाँ साहब का या आप जो कह रहे हैं कि ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे या सियासी मंजरनामे पे मैं नहीं देखती कि उनके आने से इतना बड़ा कोई मैसिव और अग्रेसिव कोई चेंज देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वक्त जो 16 माह का इक़्तिदार PMLN ने PDM के साथ मिलके एंजॉय किया है, उसकी रिपरकशंस और उसके जो आफ्टर शॉक है वो अवाम पे जो है वो एक कहर और गजब बन के नाजल हुए हैं। जो बिजली के बिल हैं उनको नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि मियाँ साहब इस अक्टूबर में वापस आएंगे, क्योंकि ये तारीख जो है ये पहले भी दी गई थी, तो अभी आपको लगता है कि मियाँ साहब अक्टूबर में आ जाएंगे या एक बार फिर आपको ये तारीख तब्दील होते हुए नजर आ रही है? देखिए, अगर वो कहते हैं कि वो आ रहे हैं तो उन्हें कौन सी चीज रोक रही है? उनको आना चाहिए, ये उनका मुल्क है और उनको अपने मुल्क में आके पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर ये चीजें होती रहती हैं, इन एंड आउट का जो अमल है, कभी आप हीरो हैं, कभी आप जीरो हैं। जीरो से हीरो बनने का जो अमल है वो जेल से
गुजरे बगैर नहीं होता। तो जो हीरो होता है जब वो जीरो बनता है तो उसको उन सारे ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस से गुजर के अपने आप को दोबारा हीरो बनाना पड़ता है। तो मियां साहब अगर सिर्फ इस सूरत-ए-हाल में आते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से फिर गया तो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मुझे दोबारा जो है वो लाया जाए, तो ऐसे नहीं होता है। पॉलिटिकल स्ट्रगल एक आपको कंटिन्यूड कंसिस्टेंट फाइट बैक करना होता है। तो यकीनन उनको आना चाहिए। जो इस वक्त नून लीग के हालात है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही है, महंगाई के सताए हुए अवाम, बेरोजगारी से तंग हमारे जो नौजवान है, वो इस वक्त रिएक्शन, और आज मुल्क भर में जो है वो बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। तो मियां साहब को ये सारा बैगेज उठाना होगा ना अपने कंधों पे, बल्कि पूरी पीडीएम को उठाना होगा, क्योंकि ये बैगेज जहाँ पीटीआई की नाकस पॉलिसीज और बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस की दास्तान तारीख में लिखी जाएगी, वहां ये 16 माह का पीडीएम का जो एक कंडक्ट था और एक सर्विस डिलीवरी थी, उसको भी कोई नहीं भूल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से अब डॉलर बेलगाम हुआ है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रुपए को उसने बिछाड़ दिया है, तो एक आपकी जो इसहाक डार साहब का ये बार बार दावा था कि हमने डिफॉल्ट नहीं होने दिया पाकिस्तान को, तो डार साहब ने वो मसाइल जो थे उनको कारपेट के नीचे छिपाया था। शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर एक रग एक फैब्रिकेटेड सा ऊपर फूल सजा के वो चले गए। अब वो मसाइल जो है वो नीचे जो छुपे हुए हैं वो बारी बारी सामने आ रहे हैं, तो उसकी कीमत जो है ये मुल्क और कौम को अदा करनी है। वो बिजली के बिलों, लेकिन फिरदौस साहब, आप अगर देखें तो आपने अलग जमात बना ली, फिर अगर हम परवेज खटक साहब को देखें तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अलग जमात बना ली। अब आप समझती हैं कि वोट जो है वो ये डिवाइड होगा, या आप समझती हैं कि किसी एक जगह पे आप और खटक साहब दोबारा मिल सकते हैं? देखिए, ये बड़ा क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए कि वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हो या वो आईपीपी हो, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमारा एक है कि हम डिसोसिएट हुए इमरान खान का जो बयानिया था, हमने अपने आप को उनसे डिस्कनेक्ट किया उस माइंडसेट के जो उन्होंने जिसकी आबियारी की, जहरलूद प्रोपेगेंडा करके रियासत। फिरदौस साहबा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, अगर आप इजाजत दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद हम ये दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फिरदौस साहब, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त आपने अलग और खटक साहब ने अलग जमात बना ली, तो ये अब भी ऑप्शन मौजूद है कि आप एक जगह पे जाके मिल सकें? ठीक है, जो प्रो पाकिस्तान फोर्सेस हैं या पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर वो जमातें जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए इकट्ठी होती हैं, या उनके सोच मिलती है, उनका नजरिया मिलता है और उनका ऑब्जेक्टिव जो है मुश्तरका है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होती। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त की सूरत हाल में जो केपीके के डायनामिक्स हैं, पॉलिटिकल जो हमारी सियासी रवायात रही हैं, जो हर सूबे का एक अपना अलहदा कल्चर है, एक अपने डायनामिक्स हैं, तो केपीके के और पंजाब के ज़ाहिर दो मुख्तलिफ जो हैं वो सियासी जाविये हैं और सियासी तरीकाकार है। यकीनन खटक साहब का जो है एक पॉजिटिव मूव है। वहाँ पे पीटीआई के मोर्चे में 2 चीफ मिनिस्टर जो साबका थे उन्होंने भरपूर शगाफ डालने का जो ऐलान किया है, और पीटीआई जिसको किला कहती थी उसको जमीन बोस कर दिया उस सूबे के अंदर, और इतना बड़ा उन्होंने अपना पावर शो करके ये साबित कर दिया कि पीटीआई का जो है वो इस सूबे के अंदर जो रोल रहा है वो यकीनन एक रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा जो एक कंडक्ट था, वो दोनों चीफ मिनिस्टर्स की कंट्रीब्यूशंस भी थी, जिसको पार्टी ओन करे या ना करे, हकायक यही है। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो निचली सतह पे एक कनेक्टिविटी और एक मासेस के साथ लिंक अप होने के लिए एक प्लान ऑफ इवेंट्स हमने पूरे जो हैं वो प्रपोज कर दिए हैं। लेकिन फिरदौस साहबा एक चीज बताएं,
फिरदौस साहिबा, अभी अगर नहीं। आप देखें, यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि फवाद चौधरी साहब थे, चौहान साहब थे, वो बड़े एक्टिव थे, आप भी बड़ी एक्टिव थी, अब आप अभी भी बड़ी एक्टिव हैं, लेकिन हमें फवाद चौधरी साहब उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, चौहान साहब उस तरह नज़र नहीं आ रहे। क्या इस्तेहकाम पार्टी बनने के बाद अभी आपको लगता है कि कोई इख्तिलाफात हैं, वो मुतमईन नहीं है? फिरदौस साहब, जो फवाद चौधरी साहब हैं, वो साइड पे हैं इस वक्त? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर एक शख्स की जो है तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कॉमन एजेंडे पे हाँ कंसेंसस फिर होता है। तो जो उनकी तरजीहात है, जी डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब का एक अपना सोचने का अंदाज है, और मैं नहीं समझती कि कहीं पे भी फयाजुल हसन चौहान पीछे हैं। हर रोज वो किसी ना किसी प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। लेकिन देखना ये है कि ठीक है। हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव मुश्तरका होते हुए हमारी मंजिल जो है वो हम्म, सबकी एक है। उसके अंदर उस मंजिल तक हम्म, जाने के रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुस्तहकम पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान और अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़ा जो हमारा मैनिफेस्टो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, जी। वही एक वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने का। तो आप स्पेशली जो शेख हमने रशीद सबसे साहब को भी इंगेज करेंगे? पहले शेख रशीद साहब के साथ भी कोई राब्ता है? उनको भी इंगेज करने का कोई प्लान है? देखिए, ये लीडरशिप की सतह पे कंसल्टेशन प्रोसेस से चीजें डिसाइड होनी है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है हाँ कि पार्टी जो है किसी के बैगेज, हैवी बैगेज अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो शख्स भी आईपीपी ओके। में आना चाहता है उसको सबसे पहले पाकिस्तान के साथ, रियासती इदारों के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ जो है वफा निभानी है, और इस क्लैरिटी के साथ आना है कि जहां उसने सियासत करनी है वहां रियासत और सियासत जो है दोनों को इकट्ठा लेके चलना है। अगर वो रियासत पे हमलावर हो हाँ। और सियासत का प्लेटफॉर्म यूज करे, तो ऐसा कोई भी शख्स जो है वो आईपीपी में काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन इस वक्त फिरदौस साहिबा, अगर आप देखें, खबरें आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, हमने देखा कि उन्होंने सीसीआई में मरदमशुमारी की मंजूरी दी, लेकिन अब उन दोनों जमातों का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो और हल्का बंदियाँ ज़रूरी नहीं है, जबकि नून लीग चाहती है कि हल्का बंदियाँ हों और फरवरी या मार्च से इंतखाबात आगे नहीं जाने चाहिए। तो आपको ये क्या लग रहा है कि वो जमातें जो जिन्होंने मिलकर मरदमशुमारी की मंजूरी दी, अब उनमें ये इख्तलाफ क्यों सामने आ रहा है आपकी नज़र में? असल में ये गुड कॉ और बैड कॉ का जो उनका एक सोच और नजरिया है, ये उसका मुजाहरा है। क्योंकि वो पब्लिक के अंदर, क्योंकि हाँ। पब्लिक की ये आवाज है इलेक्शन में, और वो बैड कॉ बन के पीपल्स पार्टी को पता है कि उन्होंने अपने हाथ से ये परवाना लिखा, साइन किया, और उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने उसको एंडोर्स किया, और सीसीआई के अंदर बिल्कुल डिलिमिटेशन को नोटिफाई करने और इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के बिल्कुल। हवाले से प्रॉपर जो है वो सर्टिफाइड सीसीआई के अंदर बैठ के पीपल्स पार्टी ने किया। अब जी, पीपल्स पार्टी नोटिफिकेशन हो जो गया, है वो बिल्कुल। यू टर्न ले लिया है, या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन हो, तो यकीनन ये सिंध के अंदर उनको अपनी कोई सियासी तौर पे कमजोरी नजर आ रही है। वो नहीं चाहते हैं कि 10 साल जो नई आबादी अंदर एड अप हुई है और जो नए हाँ कम्युनिटीज और हल्का बंदियों के अंदर नई लकीरें खींची जानी है, वो शायद उनके लिए कोई हाँ थ्रेटनिंग अलार्म हो, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन हो। तो हमारा लेकिन आईपीपी फिरदौस का ये साहब मौकफ है जी, कि इलेक्शन होने जी, चाहिए हर वक्त, लेकिन नई हल्का बंदियों पे होने चाहिए। 10 साल की जो पॉपुलेशन सेग्रीगेशन वॉल्यूम के मुताबिक एड अप हुई आबादी, उनको हक मिलना चाहिए, उनकी वोटर लिस्टों में एंट्री होनी चाहिए, और जी। उन आबादियों को भी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट उन हलकों के अंदर शामिल होना चाहिए। फिरदौस साहब, एक आखिरी सवाल के, अगर चेयरमैन पीटीआई वापस आ जाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है, तो इस्तेहकाम पार्टी को खदशा है कि कुछ लोग आपको छोड़ के फिर से चेयरमैन पीटीआई की तरफ जा सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, उन्होंने हमेशा के लिए उन्होंने राहें जो हैं वो जुदा कर ली हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सियासत के अंदर गिरफ्तारियां भी होती हैं, जमानतें भी होती हैं, और ये एक कानूनी अमल जी है, इसका एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को आईनी तरीके से आगे चलना चाहिए, कानूनी तरीके से।
उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, वो कोई भी है। दूसरी बात यह है कि किसी के आने या अंदर जाने से आईपीपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईपीपी उस सोच के खिलाफ है, उस जहर आलूद प्रोपेगेंडे के खिलाफ है जो सियासत की आड़ में आपने वफाक और अपने कौमी अदारों पे हमलावर होके उसको कमजोर करने की जो साजिश की है, तो वो किसी के बाहर या अंदर आने से उस साजिश के साथ जुड़े हकायक जो है वो नहीं बदले जा सकते। हकायक जो है वो नहीं बदले तलख जरूर है लेकिन सच है, और उसको मानना पड़ेगा कि एक सियासी जमात ठीक है। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, फिरदौस आशिक की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम साबिक वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह साहब से बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आपको पता होगा कि इस वक्त मुल्क में जो बिजली के भारी बिल हैं वो जो सार्फिन है उनको मौसूल होने का सिलसिला जारी है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज भी जारी है। वज़ीर आज़म ने भी इस मामले का नोटिस लिया है और कल एक अहम इजलास भी वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर रखा है। ये हकीकत है क्या, हम बात करेंगे खुर्शीद शाह साहब से। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। आप अब जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत थी उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि आपने जाते जाते इतने टैक्सेस लगाए कि अब वो वसूल हो रहे हैं और लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज है। देखें गुरबानी साहब, ये जो बिल है बिजली के या पेट्रोल के या डीजल के, ये जितने भी एनर्जी की चीजें हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर चढ़ गई है जी। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी टैक्सेस को कम करके उनको रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि कुछ रुकावटें IMF की तरफ से भी है। अगर हमें अपने लोगों को देखना है, लोगों की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो एक दुनिया में बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान में यह है कि जितना बिल महंगा उतना टैक्सेस भी ज्यादा और रेट भी ज्यादा। दुनिया में जितना बिल ज्यादा उतना टैक्सेस भी कम, बिल भी पेमेंट भी कम। तो ये तरीक़ेकार है, मगर बिल्कुल लोगों की जो हैसियत है उनसे ज्यादा बिल आ रहे हैं और लोग कैपेसिटी नहीं है कि इनको पूरा कर सके। अगर हम शुरू से ये तवज्जो देते, हम अपने हाइड्रो पावर, सोलर, विंड और कोल एनर्जी को इस्तेमाल करते तो ये दिन आज हमें नहीं देखा। लेकिन शाह साहब, आप समझते हैं कि जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब का नाम लिया जा रहा है, उनके ऊपर एक तनकीद की जा रही है कि उनके फैसले थे, वो मुतल्लिका वजीर थे, आप भी समझते हैं कि कुछ गलत फैसले थे ऐसे जो हम नहीं कर सके? जैसे आपने जिक्र भी किया कि ये विंड और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि इसमें ज़्यादातर IMF का किरदार है? IMF का भी है, कुछ पॉलिसीज भी रोक सकते थे, मगर IMF का प्रेशर बहुत था। मगर आखिरी दिन जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हो रही थी, मुझे याद है कि मैं आखिरी दिन नीलम में गया था और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट नहीं हो सकता था, और वो 10 महीने के अंदर हमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और 969 मेगावाट हाइड्रो बिजली हमने सिस्टम में इस्तेमाल की। तो 3-4 रुपए हम कम कर सकते थे उस वक्त भी। अब भी अगर पर यूनिट 10 से 15 रुपए कम किया जाए जो ज्यादा है बिल, तो मैं समझता हूँ लोगों को रिलीफ मिल सकता है। हो सकता है सर, ये 10-15 रुपए हो सकता है सर? जी हो सकता है, मैं नहीं समझता नहीं हो सकता है। अच्छा, लेकिन शाह साहब, अभी आप सीनियर सियासतदान हैं, आप देखें सारी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अब ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में बिजली तो अपनी जगह, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। तो सूरत हाल एक मैं बड़ी क्लियरिटी के साथ बात करना चाहता हूँ कि अगर सही मैंडेट और इलेक्शन टाइम पे हो गई और सही मैंडेट सही पार्टी को मिल गई, तो मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि काफी कुछ मैशियत में बेहतरी आ सकती है। लेकिन शाह साहब, जैसे इलेक्शन की आपने बात की, तो अब यही तनाज़ा तो चल रहा है कि आपने और नून लीग ने मिलकर मरदमशुमारी की मंजूरी दी, का जो मुराद अली शाह साहब थे वो मौजूद थे। अब आप कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो, तो ये आपके साथ पहले तय नहीं हुआ था? पहले भी हो सकता हुआ है, 2002 में भी हुआ है,
2008 में ये 13 में भी मर्दमशुमारी भी हुई और अपना डिलिमिटेशन भी हुई और इलेक्शन भी हुई 2 महीने में। अब 3 महीने हैं, ये हो सकता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये नहीं हो सकता। तो शाह साहब आपकी नजर में फिर नून लीग क्यों चाहती है कि हल्का बंदियां, वो ताखिर क्यों चाहती है? कुछ भी होता है मगर वो ताखिर क्यों चाहती है क्या नहीं, मैं उसका तबसरा कुछ नहीं करूंगा। मगर पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि आइन के तहत, आइन के हद में रहते हुए 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। आइन मारवाए आइन नहीं होना चाहिए। तो सर बतौर सीनियर सियासतदान आपको ये लग रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए राह जो है वो हमवार करना चाह रही हो, इसलिए वो चाह रही है कि नवाज शरीफ का अभी कोई आने का प्रोग्राम नहीं है, मैं नहीं समझता। सर अक्टूबर का कहा तो गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद नहीं आए। अच्छा शाह साहब, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अक्टूबर में वो आएंगे। वो बिल्कुल कहते होंगे, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आए एंड टाइम पे भी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन सर आप सर जो है वो कल सीईसी के मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उसमें क्या खदशात, पीपल्स पार्टी को खदशात क्या है? 90 रोज़ का आपका मौक़िफ़ तो सामने आ गया, लेकिन नहीं होता तो फिर पीपल्स पार्टी के सामने रास्ते कौन से हैं? देखिए, हम ऐसे हालात नहीं है कि एक नई तहरीक चलाएं और नया सिस्टम लेने आने की कोशिश करते करते पाकिस्तान को तबाह करते। हम हर पॉलिटिकल पार्टी से हमारी लीडरशिप कोशिश करेगी। कल या परसों इलेक्शन कमीशन के साथ भी मीटिंग होगी और उसमें भी हम उनको कहेंगे कि आइन के तहत 90 डेज के अंदर होने चाहिए। और अब देखिए, ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक टाइम मिल जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी तो जिस दिन हुकूमत में आती है उसके दूसरे दिन काम शुरू कर देती है। हमारी इकोनॉमिकल मैशेज हालात बहुत खराब है और उसको ठीक करने के लिए IMF की जरूरत नहीं है, उसको ठीक करने के लिए सिस्टम की जरूरत है, निजाम की जरूरत है। हमारा निजाम कौन सा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो अगर लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो मैं नहीं समझता कि मुल्क के हालात ऐसे होंगे। मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि 2008 से 13 तक जो मैनिफेस्टो पीपल्स पार्टी ने दिया, क्योंकि मैनिफेस्टो का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मैनिफेस्टो मायने ये है कि विद इन 2 पार्टीज अवाम एंड पार्टी के अंदर एक MOU साइन होता है कि भाई हम ये करेंगे, अगर नहीं किया तो हमारा ये फेल्यूर होगा। तो बदकिस्मती से हमने अपना तो सारा सिस्टम जो प्रॉमिसेस से पूरे किए, मगर वो वोट नाम के इस पार्टी की कारकर्दगी से नहीं मिला, मगर वोट जो मिला वो एथनिक के बुनियादों पर मिला। और जब तक एथनिकिज्म खत्म नहीं होगा वो सिस्टम में से, तब तक आपकी मुल्क की जो मैशियत है या मुल्क के हालात है या मुल्क का निज़ाम है या रियासत का निज़ाम है वो बेहतर नहीं। शाह साहब, एक आखिरी सवाल सर, कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो क्या फिर आप अदालतों से भी रुजू करेंगे? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं या फिर आप हमारी CEC की मीटिंग है 1 हफ्ते के बाद। तो मजीद हम जो कुछ दरमियान इस हफ्ते के अंदर करेंगे वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे क्या करना। चले शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो बिजली के इजाफी जो बिल आ रहे हैं, जो अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है, उसी मामले पर अमार अली जान से बात करेंगे। का बिल था वो इस दफा 40,000 रुपए आया है। इस दफा ये जुल्म है कि या ये बिल अदा किए जाए या खाना खाया जाए, तो इस दफा लोगों ने खाना बंद करके बिल अदा किए हैं। 700 रुपए दिहाड़ी है, 15,000 मेरे मकान का किराया है, अब 16,000 रुपए मेरा बिल आया। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ, जीने का मुझे हक है या नहीं है। दिल तो ऐसा करा कि मैं खुदकुशी कर लूँ। 9,000 कराया, 9,000 बिल, सिर्फ एक पक्का और एक एनर्जी सेवा चलता, 9,000 रुपए बिल आया और वो कहाँ से दे। मेरा घर का आटा नहीं पूरा हो रहा है, इन जालिमों ने मेरा जो है ना जीना हराम कर दिया है। अगर ऐसे हालात हुए तो मैं खुदकुशी करूंगा। ये हुकूमत जिम्मेवार होगी मेरे बच्चों की।
बिजली के बिल इतने भेजे हैं, 22-22 हजार रुपए बिल भेजा है। आप ऑटो ड्राइवर हूँ मैं, अब 22 हजार रुपए बिल मैं कहाँ से दूंगा? आप बताएं, घर का खर्चा चलाऊंगा, बिल दूंगा, क्या करूंगा? नाज़रीन, इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ अमार अली जान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने ये फैसला किया है कि लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में शायद जो कैंपेन है इजाफी बिजली के बिलों के खिलाफ वो भी शुरू करने जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे। अमार, बहुत शुक्रिया। ये आप बताएं कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमें एहतजाज तो नज़र आ रहा है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आपकी तरफ से जो कैंपेन है वो शुरू की जा रही है। ये बताएं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? नादिर, ये कैंपेन हम शुरू कर चुके हैं। 12 अगस्त को हमने गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया था, बिजली के बिल जलाए थे। हम उसी वक्त वार्निंग दे रहे थे हुक्मरानों को कि ये जो इनकी पॉलिसी है कि आप 25,000 रुपए किसी की तनख्वाह है और आप उस पर 15,000 रुपए बिजली का बिल लगा दोगे, इससे आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते, मईशत को नहीं चला सकते, आप IMF की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। आज पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है और कोई आप देखें पॉलिटिकल पार्टी नहीं लीड कर रही, लोग खुद निकल रहे हैं क्योंकि लोगों की बस हो गई है। वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ देख रहे हैं, अपने बुजुर्गों को तड़पता हुआ देख रहे हैं। वो मुसलसल ये इतने महंगे आपके बिजली के बिल दे रहे हैं। ये क्या है? ये रियासत को रिलीफ है, ये रियासत को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन रियासत क्या दे रही है? क्या उनको बिजली टाइम पे मिलती है? क्या गैस मिलती है? क्या साफ पानी मिलता है? क्या तालीम मिलती है? क्या सेहत मिलती है? क्या रोजगार मिलता है? क्या रिहाइश की जगह मिलती है? यानी रियासत और शहरियों का लेकिन अमार ये बताइएगा कि फिर ये जैसे गवर्नर हाउस का आपने जिक्र किया, तो फिर अब आगे जो आपके मुजाहरे होंगे वो क्या वापडा या पेस्को के दफातर के सामने भी हो सकते हैं? तशकील देना पड़ेगा कि जो शहरी हैं उनके क्या हकूक हैं और रियासत की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हमें रियासत की कोई जिम्मेदारी नजर आ रही है। लेकिन जैसे आपने गवर्नर हाउस का जिक्र किया, अभी अगर मुजाहरा होता है तो आप बताएंगे कि वापडा के दफातर या फिर पेस्को के दफातर के सामने भी एहतजाज की कोई प्लानिंग है कि पुरअमन एहतजाज हो? बिल्कुल है जी, ये बाजारों से शुरू हो रही है तहरीक। बाजारों में रैलियां निकलेंगी, सबसे पहले बॉयकॉट के ऐलान होंगे, उसके बाद सड़कें बंद की जाएंगी, उसके बाद लेस्को के सामने, फेस्को के सामने और दीगर जगहों पे मुजाहरे होंगे। और एक बड़ी जो अहम इसमें और चीज है कि हम मीटर बचाओ तहरीक भी शुरू कर रहे हैं। मीटर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मीटर गैर कानूनी तौर पे आके काट देते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी कमेटियां बन रही हैं और मैं चाहूंगा पूरे पाकिस्तान में कमेटियां बने कि मीटर जो है, जब आपने एक जाली टैक्स लोगों पे लगाया है, उनकी हिम्मत से बाहर लगाया है, तो फिर जब अगर आके कोई मीटर उतारेगा कोई किसी भी सरकारी इदारे का बंदा, तो हम उसे चोरी और डकैती समझेंगे और अवाम अपने मीटरों का दिफा करेंगे, अपने हमसायों का दिफा करेंगे, अपने मोहल्लेदारों का दिफा करेंगे और आप देखेंगे पाकिस्तान एक दूसरे के दर्द की वजह से जुड़ेगा। लेकिन अमर आपकी जो सार्फिन हैं उनके साथ बातचीत हुई है, जो शिकायत आई हैं, आप बताएंगे कि उनके तासुरात क्या हैं, कौन से लोग हैं, क्या वो बिजनेस करते हैं, क्या वो काम करते हैं और उनके कितने बिल्स आए हैं? कोई आइडिया है आपको जिनकी आपसे मुलाकात हुई है? बिल्कुल जी, मैं तो हैरान हूँ लोगों का। मैं मिसाल तौर पे अभी इस वक्त बैठा हुआ कोट लखपत में, जो कि फैक्ट्री एरिया है लाहौर का, और यहाँ से पूरे लाहौर की पंजाब की मईशत चलती है। यहाँ पे जो मिनिमम वेज है 32,000 रुपए है, वो भी लोगों को नहीं मिलती। अब आप 30-35 हजार रुपए जिसकी वेज है, उसको सरकार ने कोई घर भी नहीं दिया हुआ। 10,000 रुपए उसका 15,000 किराया आ जाता है घर का। उसके ऊपर कम अज कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 हजार बिजली के बिल आ गए, कम से कम। अब आप देखें, इसमें आपका सारा पैसा तो महीने का चला गया। उसके बाद आपने पेट्रोल भी डालना है, वो भी महंगा, खाना भी लेना है, वो भी महंगा, बच्चों को तालीम भी देनी है, वो भी महंगी, आपने बुजुर्गों की दवाइयां लेनी है, वो भी महंगी। तो आप क्या करेंगे? लोग इस वक्त अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, अपना फर्नीचर बेच रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं। आगे वो अगले महीने क्या करेंगे? गुर्दे बेचेंगे। रियासत किस लेवल पे लोग को लेकर आ रही है? ये तो तहरीक बन रही है। लोग कोई शौक नहीं है लोग को बाहर निकलने का। असल वजह यह है कि जो जितना टैक्स लगा है वो नामुमकिन है लोग के लिए वापस करना। और गुस्सा लोग को यह है कि जो छोटी सी अशराफिया है उसको सालाना आज भी 2700 अरब रुपए की मनात मिल रही है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनको प्रोटोकॉल अभी तक से मिल रहा है, उनके बड़ी है तनख्वाहें, उनका प्रोटोकॉल बड़ा है, उनकी मनात बड़ी है, लेकिन अवाम के ऊपर सारा बोझ डाला जा रहा है। तो लोग को नजर आ रहा है कि ये तो दो पाकिस्तान है, ये तो बिल्कुल एक अलहदगी पसंदी की तहरीक चला रही है हमारी अशराफिया। उन्होंने अपने आप को अलग ही कर लिया आवाम से। तो इसमें तो जाहिर है
कितनी देर तक लोग अपने बच्चों की मुस्तकबिल की कुर्बानियां देंगे, जबकि उन्हें नजर आ रहा है कि अशराफिया जो है वो, उनके बच्चे जो है माशाल्लाह वो तो सारे लंदन में है पूरी गर्मियों में, और इनके बच्चों के लिए पंखे नहीं इनके घर में चल रहे, खाना नहीं मौजूद, तालीम नहीं, सेहत नहीं। तो ये अब लोगों की बस हो गई है, ऐसे नहीं चल सकता। अब यहाँ पे अगर लोगों को हकूक ना दिए गए तो पाकिस्तान इंकलाब की तरफ जाएगा। मैं ये छोटा लफ्ज नहीं है, और मैं हिस्टोरियन हूँ, इंकलाब को समझता हूँ, इसके कितने बड़े इसके मानी होते हैं। लोगों का जो सियासतदानों पे, रियासत पे जो भरोसा है खत्म हो चुका है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने नहीं आई, रियासत भी उन्हें कुछ नहीं दे रही। और ये नहीं, लेकिन हमारे वो सियासतदान भी तो कह रहे हैं ना कि IMF की शराइत है, मईशत की ऐसी सूरत हाल है, तो वो क्या करें? जो जिन सियासतदानों पे हम तनकीद करते हैं उनका यही जवाब आता है। देखिए जी, इस वक्त कह रहे हैं कि हमें अगले 3 सालों के लिए 91 अरब डॉलर चाहिए पाकिस्तान को चलाने के लिए, और वो कर्जे। अब मुझे बताएं, जो अरबों डॉलर हैं जो हमने वापस करने हैं, ये अरबों डॉलर इधर कोट लखपत में लगे हैं, जहां पे मैं बैठा हूं, जहां पे आप बाहर आके देखें तो पानी तक जो है वो साफ नहीं है। या फिर ये लगे हैं इधर स्कूलों पे लोग के लिए लगे हैं, उनकी सेहत के लिए लगे हैं, उनकी नौकरियों के लगे हैं, उनकी रिहाइशों के लिए। कुछ भी तो नहीं लोगों को मिला। छोटी सी अशराफिया ने वो पैसा अपनी जेबों में डाला है, और वही अशराफिया आज कह रही है देखिए जी हमारी मजबूरी है, IMF को हम क्या कहें, जवाब देंगे, हम हुकूमत, हम बैरूनी कर्जे जिन्होंने दिए उनको क्या जवाब देंगे। तो हम ये कहते हैं कि आपने अगर वापस लेने हैं कर्जे IMF ने, तो फिर उसी छोटी अशराफिया से ले। आप लैंड रिफॉर्म करें, आप जागीरदारों से लें, आप ब्यूरोक्रेसी से लें, आप जजेस से लें, आप जर्नैलों से लें। उन्होंने कर्जे लिए हैं, वो बताएं उन्होंने किस पैदावारी निजाम के ऊपर ये कर्जे लगाए हैं, कि लोगों को मिला क्या है इन कर्जों में से। हम सिर्फ इसलिए रह गए कि हम कर्जे वापस करते रहे, बच्चों को कुर्बान करते रहे। ये अब लोगों के लिए मुमकिन नहीं। अयाशी कोई और करे, और वापसी की जब बारी आए कर्जों की, तो फिर वो गरीब का बच्चा कुर्बानी दे। इस बार कुर्बानी देगा तो अशराफिया के बच्चे देंगे, इंशाल्लाह गरीबों के बच्चे मजीद कुर्बानी नहीं देंगे। ठीक है अमर अली जान, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, अब देखें कि जो कल हमने इजलास तलब किया है उस पर उसमें क्या जो अहम फैसले हैं वो सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि जो मुतल्लिका वज़ीर हैं उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें, लेकिन मालूम हुआ कि वो मुल्क से बाहर हैं। इस वक्त ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी है, और इसी एहतजाज ये जो तमाम सूरत हाल पैदा हुई, इस तमाम सूरत हाल के बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने इस मामले का नोटिस भी लिया और कल इजलास भी तलब किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।